एक स्थापित विचारक, लेखक, सार्वजनिक वक्ता, पीएचडी, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, आईआईएम जैसे शैक्षणिक और व्यावसायिक मंचों पर अपने लेक्चर के माध्यम से अपनी बेबाक राय रखने वाले 1978 बैच यूपी कैडर, उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व चीफ सेक्रेटरी, सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी आलोक रंजन अपने बेदाग कैरियर और अपनी कार्यशैली के लिए जाने और पहचाने जाते रहे। सेवानिवृत्त होने के बाद उत्तर प्रदेश पूर्व मुख्यमंत्री के मुख्य सलाहकार और यूपी एसआईडीसी के चेयरमैन जैसे पदों पर भी रहे हैं। वर्तमान समय में अपनी किताब मेकिंग अ डिफरेंस आईएएस करियर के लिए चर्चा का विषय बने हुए वर्ल्ड क्लास लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे को रिकॉर्ड 22 महीने में पूरा कराकर और लखनऊ मेट्रो, इकाना स्टेडियम जैसे महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स को निर्धारित समय में पूरा कराकर विकास की एक नई परिभाषा लिखने वाले आलोक रंजन गजब के प्रशासनिक अधिकारी रहे हैं। तो आइए अपने खास प्रोग्राम शख्सियत में बात करते हैं ऐसी खास शख्सियत रिटायर्ड वरिष्ठ आईएएस अधिकारी आलोक रंजन से। आलोक रंजन जी, आपका हमारे प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आप आईएएस रहे हैं और बड़े ही महत्वपूर्ण पदों पे आपने काम किया है और बड़े सुलभ रहे हैं, हम लोग आपके साथ बहुत काम किए हुए हैं। अब रिटायर होने के बाद की लाइफ है, उसमें कितना अंतर आता है? बहुत अंतर आ जाता है काम करने की लाइफ में आईएएस सेवा में और रिटायरमेंट के बाद। वहाँ तो पहले पूरा ऑफिस का रूटीन रहता है, अब आपको पूरे दिन भर शाम भर ऑफिस में रहना पड़ता है, मीटिंग अटेंड करना, ऑफिस का काम करना। लेकिन रिटायरमेंट के बाद ये फ़ायदा होता है कि आप अपने जो इच्छा है उसके अनुसार काम जो है कर सकते हैं। और जैसे हमारी रिटायरमेंट के बाद हमको हमेशा इच्छा रही थी पढ़ने लिखने का, बोलने का, ये सब चीज़ों का शौक़ था और हमने सोचा था कि अपने अनुभव के आधार पर समाज को कुछ लौटा लें, वापस दें। तो इसलिए हमने लिखना शुरू किया। तो कुछ जहाँ समाचार पत्रों में भी लेख वेख हम लगातार लिखते रहते हैं, साथ ही साथ हमने किताब लिखने का भी कार्य शुरू किया और इसीलिए मैंने ये रिटायरमेंट के बाद किताब भी लिखी है, मेकिंग अ डिफरेंस आईएएस करियर। और इसके अलावा भी कई और किताबों पे काम कर रहा हूँ जो कि अगले साल वो भी निकल के आएंगी। तो धीरे धीरे यही कोशिश कर रहा हूँ कि जो भी मेरे अनुभव हैं उनको लिखूँ और किताब के रूप से लोगों तक पहुँचा सकूँ। बहुत चर्चा आपकी मेकिंग डिफरेंस किताब की, क्या है इसमें ऐसा जो बहुत उत्सुक हैं लोग? देखिए, ये मेकिंग अ डिफरेंस तो टाइटल से ही पता चल जाता है किताब का क्या जो शीर्षक है, ये किताब से इसका मतलब तात्पर्य क्या है। मेकिंग अ डिफरेंस का मतलब ये हुआ कि किस तरीके से आप परिवर्तन लाएं, एक सकारात्मक परिवर्तन समाज में लाएं, एक समाज में बदलाव लाएं जो कि एक पॉजिटिव बदलाव हो। तो वो एक आईएएस सेवा में रहने के बाद अधिकारी को किस तरीके से सोचना चाहिए, किस तरीके की उसकी कार्यशैली होनी चाहिए, कैसा उसको काम करना चाहिए और किस तरीके से जन सेवा के लिए समर्पित रहना चाहिए, इन सब चीज़ों को दिमाग में रख के उसको कार्य करे तो वाकई बदलाव ला सकता है सोसाइटी में। आईएएस सेवा ये अवसर देती है, इसको मैंने लाने की कोशिश करी है। ये आत्मकथा नहीं है। एक होता है आत्मकथा लिखें, ऑटोबायोग्राफी आपने लिखी हो, ये आत्मकथा नहीं है, लेकिन मैंने अपने जीवन के जो प्रशासनिक अनुभव हैं उनको इसमें प्रयोग किया है, एक दिशा देने के। हाँ, नहीं, उनको प्रयोग करते हुए उनसे कुछ मैंने ये निकालने की कोशिश की है सिद्धांत कि गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस के, सुशासन के क्या सिद्धांत हो सकते हैं, वो इसमें से निकालने का प्रयास किया है। साथ ही साथ क्या अवसर, क्या चुनौतियाँ रहती हैं, कैसे उनका सामना करना चाहिए, कैसे क्या करना चाहिए, उनको सामने रखने का प्रयास किया। ये तो किताब पढ़ेंगे आएगी तो बहुत उत्सुक है लोग, वो पढ़ेंगे भी, हम लोग भी पढ़ेंगे। अभी एक दो बातें ऐसी विशेष बातें जो आईएएसओं को जो काम कर रहे हैं उनको ध्यान देने की ज़रूरत है कि कैसे इसको। देखिए, मैं यही कहने का मतलब है कि सबसे पहली बात तो यह है कि आईएएस अफसर को ये सोचना चाहिए कि उसका काम कहीं भी जब वो पोस्ट होता है तो क्योंकि वो एक शीर्ष सेवा का सदस्य है तो उसको सभी को नेतृत्व प्रदान करना है। तो सबसे पहले उसको सही नेतृत्व अपनी पूरी टीम को प्रदान करना होगा और सारी टीम को साथ लेके चलना चाहिए। तो सबको एक तरीके से मोटिवेट करना, सबको इंस्पायर करना और पूरी टीम को साथ लेके चलना जो लक्ष्य है उसको हासिल करने के लिए। और मेरा ये मानना है जो इस किताब में मैंने लाने की कोशिश की है कि रिजल्ट ओरिएंटेशन होना चाहिए, मतलब किस तरीके से परिणाम सामने आए जो भी काम करें। अगर आप स्वास्थ्य सेवा में काम कर रहे हैं तो स्वास्थ्य सेवा में किस प्रकार सुधार हो जाए, हर घर तक किस तरीके से बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं पहुंच जाएं। अगर आप शिक्षा के विभाग में काम कर रहे हैं तो किस प्रकार बेहतर गुणवत्ता की शिक्षा जो है वो समाज को आप दे सकें। तो ये आउटकम या रिजल्ट ओरिएंटेशन में ध्यान देना चाहिए। केवल ये नहीं होना चाहिए कि आप फाइलों का निस्तारण कर रहे हैं या रूल्स या प्रोसीजर्स को ही देख के काम कर रहे हैं, आपने हर चीज़ में निर्णय नहीं लिया बल्कि कमेटी बना दी या फाइल को इधर से उधर भेज दिया और निर्णय लेने में देरी करी या निर्णय लेने में कुछ आप उस बात से कोई आपके अंदर भय है कि निर्णय अभी ना लें। निर्णय लेने की क्षमता होनी चाहिए और सकारात्मक निर्णय लेना चाहिए और ये प्रयास करना चाहिए कि जो पब्लिक की आकांक्षाएं हैं उनको पर खरे उतरें और उनकी समस्याएं जो हैं उनको दूर किया जाए। ग्रीवेंस रिड्रेसल जिसे कहते हैं जनता का, कि आम नागरिक ये महसूस करे कि हाँ, ये अधिकारी जो बैठा है ये हमारे लिए कुछ कर रहा है। सिविल सर्वेंट के साथ एक बड़ी प्रॉब्लम आती है, मेरे कुछ मित्र भी हैं, उनको लगता है कि जैसे कि अगर हम राजनेताओं की बात सुनते हैं
तो कहा जाता है कि दबाव में आते हैं, नहीं सुनते हैं तो कहते हैं मनमानी कर रहे हैं। तो इसको बैलेंस करने के लिए आप क्या राय देंगे? ये तो आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा कि आपने बिल्कुल सही बात कही कि होता यही है कि जो राजनेताओं की बात ज़्यादा सुनने लग जाएं तो उनको कहा जाता है कि दबाव में काम कर रहे हैं, बिल्कुल मिल गए हैं राजनेताओं से, और जो अपनी बात को कहने की कोशिश करते हैं तो उनके ऊपर ये आरोप ज़रूर लगता है कि भाई ये तो ऑब्स्टिकल बन गए, बाधा बन गए, काम नहीं होने दे रहे हैं, कोई प्रशासनिक काम नहीं होने दे रहे हैं, कोई शासन जो चाह रहा है उसकी मंशा पूरी नहीं होने दे रहे हैं। तो इससे बड़ा सूझबूझ के साथ और उसके साथ चलने की आवश्यकता है, क्योंकि हम लोग का सिस्टम जो है उसमें तो ये क्लियर है, हम डेमोक्रेसी हैं, प्रजातंत्र हैं, और इस प्रजातंत्र में जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होता है वही सुपीरियर होता है। तो जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव है वो सुपीरियर है, मिनिस्टर हैं, और जो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव कैबिनेट है वो पार्लियामेंट है, वो सुपीरियर इंस्टीट्यूशंस हैं, और जो सिविल सर्विस हो उसको उनके तहत जो है वो काम करना होता है। तो ये तो है कि नीति निर्धारण में और हर एक चीज़ में उनके मार्गदर्शन के में काम करना है, लेकिन सही सलाह देना, सही बातें सामने रखना, ये काम प्रशासनिक अधिकारी का होता है। तो मैं समझता हूँ प्रशासनिक अधिकारी को इसमें नहीं घबराना चाहिए कि इसमें ये बात नहीं है कि वो कोई बाधा उत्पन्न कर रहा है, और ना कि राजनेता को भी कभी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि अगर कोई प्रशासनिक अधिकारी उससे अलग बात सामने रख रहा है, या उसने जैसे मान लीजिए कहा कि ये काम करके लाओ, उसने कहा इसमें ये दिक्कत है या ये परेशानियां हैं, तो ये नहीं समझना चाहिए बाधा उत्पन्न कर रहा है, बल्कि ये समझना चाहिए कि जो संविधान है या जो रूल ऑफ लॉ है, जो नियम कानून, उसके तहत क्या सही है। लेकिन इसके साथ साथ ये भी आगे होना चाहिए, हाँ अगर ये परिणाम चाहिए तो एक अधिकारी को ये भी दिखाना चाहिए कि ये परिणाम करने के लिए किस तरीके से अगर नीति बनाई जाए, कैसे उसको लागू किया जाए, तो वो परिणाम हमको सामने आएगा। अगर उसको वो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव के सामने, राजनेता के सामने रखता है, तो राजनेता को भी समझ में आएगा कि हाँ जो मैं चाह रहा हूँ वो काम इस तरीके से किया जा सकता है। उसमें कोई गलत काम करने की आवश्यकता नहीं है, अनियमित काम करने की आवश्यकता नहीं है, सही तरीके से भी वो जो परिणाम चाहते हैं वो परिणाम आप दिला सकते हैं, अगर वो समाज के हित में परिणाम हो। जैसे कुछ हमारे फॉरेन में दोस्त हैं, सिविल सर्वेंट हैं, उन्होंने कहा क्या अंतर है आप में और में, तो उन्होंने कहा तुम्हारे यहाँ वर्ड डेमोक्रेसी है। इस चक्कर में जो IAS बहुत कुछ करना चाहते हैं तो वो कहीं ना कहीं दबाव में रहते हैं कि यार कल को जांच हो जाएगी या कुछ, और जब तक कुछ एक्स्ट्रा नहीं करेंगे, जब तक आप मन में कुछ ऐसा नहीं करेंगे जिसमें कि आपको भय खत्म हो जाए कि हमारे कुछ, उसके लिए कैसे कुछ वाकई है ऐसे? नहीं, आपने बहुत सही बात रखी सामने। मेरा भी ये अनुभव रहा है, जो मैंने इस किताब में भी रखा है, कि IAS सेवा में जब अधिकारी आता है नया नया, तो उसके अंदर बहुत आदर्श होते हैं और बहुत कुछ करने की उसके अंदर अभिलाषा होती है कि मैं ये करूँगा, वो करूँगा, समाज में ये परिवर्तन लाऊंगा, ये बदलाव लाऊंगा। लेकिन धीरे धीरे करके मैंने देखा कई 10 साल, 12 साल, 15 साल की सर्विस के बाद बदलाव आ जाता है उनमें, फिर वो निर्णय लेने से कुछ हिचकिचाने लग जाते हैं। उनमें ये घबराहट जो आपने सामने रखी ये आ जाती है कि अगर मैं ये निर्णय लूँगा तो कहीं बाद में ऐसा ना हो कि मेरे खिलाफ कोई जांच बैठ जाए या मेरे खिलाफ, और ये है भी, मतलब ये IAS सेवा को इससे थोड़ा सा, ये जो हमारे पॉलिसी मेकर्स हैं उनको देखना पड़ेगा कि इस भय से मुक्ति दिलानी पड़ेगी, तभी सही काम ब्यूरोक्रेसी कर पाएगी। अभी क्या है, मैंने अपनी किताब में लिखा है 4 C's, मतलब हर IAS अधिकारी के कंधे के ऊपर बिल्कुल या तो कोर्ट की निगरानी है, CBI है, और CBC है, और CAG है, उस सबसे वो घबराया रहता है कि कहीं कोई निर्णय में ऐसा ले लूँ कहीं इनके उसमें ना आ जाए बात, तो मेरे ऊपर क्वेश्चन पूछ जाए या मेरे जांच बैठ जाए, क्योंकि अगर एक भी जांच बैठ जाती है तो IAS अधिकारी किसी भी गवर्नमेंट अधिकारी की सेवा जो है वो हो जाती है और बहुत उसको परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो ये तो ज़रूर देखना पड़ेगा कि इस तरीके की चीज़ ना हो कि अगर बोनाफाइड, मतलब सच्चे उद्देश्य के साथ, साफ मन के साथ, ईमानदारी के साथ अगर अधिकारी काम करता है कुछ भी, उसमें गलतियां भी हो जाएं तो उस गलतियों के लिए उसके खिलाफ जांच करना, पड़ताल करना, ये सब नहीं होना चाहिए। वो तो देखना चाहिए कि उसका इंटेंशन क्या था, क्योंकि कोई भी अधिकारी जो काम करता है तो उसी आधार पर करता है जो सूचना उसके सामने एक समय पर रहती है। सारी सूचना तो रह नहीं सकती, हो सकता है 5 साल बाद आपको लगे कि ऐसे नहीं, ऐसे निर्णय लेना चाहिए था क्योंकि आपको कुछ और तथ्य सामने आ गए हैं, लेकिन उस अधिकारी के सामने तो जो था उसने बिल्कुल सच्चे तरीके से सोच के उसी आधार पर निर्णय लिया है, तो उसके खिलाफ उसको लेकर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। लेकिन इधर थोड़ा एक ट्रेंड ये शुरू हो गया है जो कि मेरे ख्याल से उसको दूर करना चाहिए, और विशेष तौर पर ये शुरू हो गया है कि जैसे जब सरकारें बदलती हैं तो वो ऐसा कुछ हो जाता है कि वो पिछले सरकार के अधिकारी जो हैं, जो अच्छे पोस्ट पर रहे, उनके खिलाफ कुछ जांचें वाँचें शुरू हो जाती हैं और उनको अलग कर दिया जाता है, माना जाता है कि उनसे जुड़े हुए हैं। ये चीज़ें ऐसी नहीं होनी चाहिए। अधिकारी को न्यूट्रल रखना चाहिए और न्यूट्रली तरीके से काम करना चाहिए, और राजनेता को भी उसी तरीके से उसको देखना चाहिए, उसका उपयोग करना चाहिए उसकी क्षमताओं का। कहा जाता था जब आप सर्विस में थे तो जिले में आप नेताओं के घर नहीं जाया करते थे, तो इसके पीछे कोई विशेष कारण? नहीं, हमने ये कहा कि नेताओं के घर जाने की बात यह है कि जिलाधिकारी हो या कोई हो, उसको ये नहीं एक्सपेक्ट किया जा सकता है वो किसी के घर जाके बैठे या वो करे। वो उसको प्रोफेशनल है, अपनी प्रोफेशनल तरीके से काम करना है। जो राजनेता है या जो इलेक्टेड पर्सन है उसको पूरी इज्जत देनी चाहिए, क्योंकि वो इलेक्टेड है। डेमोक्रेसी में पूरा प्रोटोकॉल देना चाहिए, पूरी इज्जत देना चाहिए, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप आगे पीछे ही उसके दौड़ते रहें या उसकी हर कही हुई बात को आपको मानना है। जो बात सही लगे उसको मान के ज़रूर कर दीजिए,
जो सही नहीं लगे उसको आप अपनी पोलाइटली अपने तरीके से उसको समझा दीजिए। और बाकी किसी के घर जाके बैठना या जाना, वो तो एक प्रोटोकॉल उसका यही है कि अगर कोई मिनिस्टर भी आते हैं या पॉलिटिशियन भी आते हैं और आपसे मिलना चाहते हैं तो वो सर्किट हाउस होता है, गवर्नमेंट का वो होता है, या आपके दफ्तर में आके लोग मिल लेते हैं या सर्किट हाउस में बुला लेते हैं, सर्किट हाउस में मीटिंग हो जाती है। तो वो तरीके हैं, उस तरीके से मानना ज़्यादा बेहतर रहता है, क्योंकि आप घर पर जाने लग जाएंगे तो एक सिग्नल जाएगा कि आप निष्पक्ष नहीं हैं, वो आ जाएगा कि आप इससे ज़्यादा जुड़े हुए हैं। और एक सिविल सर्विस अधिकारी को, एक IAS अधिकारी को, जिलाधिकारी को या कोई पद पे भी ये बड़ा आवश्यक है कि पब्लिक में ये सिग्नल जरूर जाए कि वो निष्पक्ष तरीके से काम कर रहा है, तभी पब्लिक को उसकी तरफ विश्वास बढ़ता है। तो मान लीजिए कोई मंत्री है या जो प्रोटोकॉल है उसने किसी को DM को बोला कि आप मेरे आवास पे आ जाइए, तो इसको साफ तरीके से आप क्या समझाएंगे? हाँ, कैसे उसको वो समझाया जा सकता है कि सब ठीक है, सर्किट हाउस में रख लिया जाए, मीटिंग रख सकते हैं, जब आप कहें मीटिंग रख ली जाएगी मैं भी आ जाऊँगा, वहाँ बैठ के हम लोग चर्चा कर लेंगे, वो मान जाते हैं। बल्कि वो घर पे आमतौर पे जल्दी माननीय मंत्रीगण वगैरह भी बुलाते नहीं हैं, आमतौर पर सर्किट हाउस वगैरह जब आते हैं तो वहीं मीटिंग करते हैं, वहीं बुलाते हैं। IAS IPS के बारे में कहा जाता है कि बड़ा ही आपस में वैचारिक मतभेद रहता है, उनको IAS को लगता है IPS को ज़्यादा IPS लगता है IAS को ज़्यादा प्रमोट किया रहा है, यह भी कुछ ये थोड़ा बहुत तो इंटर सर्विस राइवलरी चलती है हमेशा, जैसे हर जगह ही चलती है, IAS IPS में नहीं, IAS की और बाकी सेवाओं के साथ के बीच में भी थोड़ा बहुत ये राइवलरी की बात आती है। कुछ लोग कहते हैं IAS को सबसे ज़्यादा वो मिल रहा है, अहमियत मिल रही है, कुछ लोग कहते हैं सारे उच्च पद इनको मिल रहे हैं, या यही पॉलिसी निर्धारण करते हैं तो अपने हक में निर्धारण कर लेते हैं। लेकिन हाँ, ये थोड़ा बहुत चलता रहता है। लेकिन जब IAS अधिकारी का तो ये फ़र्ज़ है कि जब वो किसी पद पर बैठता है तो जब वो चाहे किसी से भी डील कर रहा हो, मान लीजिए वो गृह सचिव है और IPS उससे डील कर रहा है, तो उसको IPS वर्ग के बेहतरी के लिए सोचना चाहिए, पुलिस सेवा की बेहतरी के लिए सोचना चाहिए। और ये एक सोच होनी चाहिए जो कि एक ब्रॉड थिंकिंग होनी चाहिए, नैरो थिंकिंग नहीं होनी चाहिए कि खाली सर्विस रिलेटेड अप्रोच रहे। ये अप्रोच होनी चाहिए कि एक्चुअली ऑब्जेक्टिव क्या है, पब्लिक है, पब्लिक या सिटीजन को बेहतर सेवाएं कैसे मिलें, तो उसके लिए क्या करना चाहिए, उस प्रकार से काम करना चाहिए जिंदगी को। तो ये राइवलरी है, रहती है, लेकिन इसको ऐसा नहीं बनना चाहिए कि इसको लेके कोई ज़्यादा तनाव की स्थिति पैदा हो। ये जो आप लोग विभागों में पोस्टिंग करते होंगे, जैसे मान लीजिए आपको स्वास्थ्य विभाग में पोस्टिंग करनी है, तो क्या कभी ऐसा देखते हैं कि कोई डॉक्टर, ऐसा तो नहीं है डॉक्टर रहा हो बाद में IAS हो गया हो, उसकी पोस्टिंग की जाए, या कभी PWD में विभाग में करना हो, इंजीनियरिंग है तो कोई IIT में इंजीनियरिंग किया हो उसको लाया जाए, IAS है उसको पोस्टिंग, ऐसा कुछ क्राइटेरिया? नहीं, क्राइटेरिया तो ऐसा नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत बैकग्राउंड देखा जाता है। जैसे कोई IIT का इंजीनियर है कुछ है तो उसको उस टाइप के डिपार्टमेंट में, मान लीजिए ऊर्जा विभाग में आपको भेजना है, तो आपका IIT का इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है कुछ है, तो आप सोचेंगे हाँ भाई ये ज़्यादा समझेगा ऊर्जा विभाग को, इसको उसमें दे दिया जाए। साथ ही साथ ये भी देखा जाता है कि इस विभाग में किसी का ज़्यादा अनुभव है, मान लीजिए कोई पहले काम कर चुका हो उसमें, तो ये भी प्रयास किया जाता है कि उसको उसमें डाला जाए। और इसके अलावा तीसरा तो मैंने तो मुख्य सचिव के उसमें भी देखा कि कोई भी, हम लोग को ये देखना पड़ेगा कि हर अधिकारी हर पद के लिए उपयुक्त नहीं होता, अलग अलग लोगों का स्वभाव होता है, तो ये देखना चाहिए कौन किस स्वभाव का है। कई होते हैं रचनात्मक होते हैं तो उनको रचनात्मक तरीके के विभागों में भेजिए आप, कई होते हैं जो बड़े रेगुलेटरी होते हैं, सख्त होते हैं, वो जैसे होम डिपार्टमेंट या ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट टाइप के लिए बहुत उपयुक्त होते हैं। तो ये बड़ा आवश्यक है देखना कि कौन सा अधिकारी व्यक्तित्व भाई कहाँ ज़्यादा फिट होगा। अगर उसको वहाँ पोस्ट करेंगे तो बेहतर परिणाम देगा, और अगर उसको गलत जगह पोस्ट कर देंगे तो चाहे IAS सेवा का हो तो उतने अच्छे परिणाम वो नहीं दे पाएगा, क्योंकि उसके स्वभाव उस तरीके का नहीं हो। तो ये बात तो रही हम लोग जो IAS वर्किंग हैं, जो काम कर रहे हैं, उनके लिए कुछ ऐसी बातें जो नए युवा हैं, जो छात्र हैं, जो IAS बनना चाहते हों, उनको मोटिवेट करने के लिए IAS क्यों उनको करना चाहिए? बिल्कुल, IAS क्यों आना चाहिए, ये बड़ा, मैंने इसमें अपनी किताब में शुरू में जो पहला चैप्टर है इसी बात पे लिखा है कि क्या मोटिव होना चाहिए। और मैंने इसमें ये कहा है, बड़ा साफ शब्दों में कहा है कि अगर कुछ लोगों का मैंने देखा मोटिव ये होता है कि हमें बड़ी पावर मिल जाएगी, हमें बड़ा सोसाइटी में इज्जत से स्टेटस मिल जाएगा, सलूट मिलेगा, सलाम मिलेगा और फैसिलिटीज़ मिलेंगी, और तो उसी को देखते हुए वो सेवा में आते हैं। तो वो ही खाली उद्देश्य नहीं होना चाहिए। अगर आपको IAS सेवा में आना है तो वाकई यही सोच के आना चाहिए कि इस सेवा में हर पद में ऐसी चुनौती रहती है और ऐसा अवसर होता है कि आप समाज के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं, कोई भी पद हो। तो जिसमें भी आप जाएंगे हम वाकई सिटीज़न के लिए या पब्लिक के लिए, पब्लिक सर्विस डिलीवरी करने के लिए बेहतर से बेहतर काम करेंगे और उसमें कुछ बदलाव या चेंज ला के दिखाएंगे। अगर आपका ये सोशल मोटिव है, समाज में बदलाव लाने का, परिवर्तन लाने का, तब इस सेवा में आना चाहिए। और इसी उद्देश्य से केवल पावर वगैरह ठीक है, वो तो साथ साथ चलती रहती है, पर खाली वही उद्देश्य जो है वो नहीं होना चाहिए सेवा में आने के लिए। और सेवा में आने के बाद भी यही प्रयास करना चाहिए, हर निरंतर यही देखना चाहिए कि मैं जो भी काम कर रहा हूँ उसका पब्लिक पर क्या असर पड़ा, पब्लिक का क्या रिएक्शन है, और अगर पब्लिक से बेहतर सपोर्ट मिल रहा है तो वो सही काम है और उसको तरीके काम करना चाहिए। कोई आपकी किताब में मतलब ऐसा कुछ या लिखने का मूड है कभी कि IAS बच्चा की तैयारी कैसे करे? हाँ, इस किताब में मैंने लिखा है
इस किताब में पूरा मैंने इससे भी दिखाया कि तैयारी करने का पूरा एग्जामिनेशन का भी एनालिसिस की है मैंने कि रिटन परीक्षा जो है वो किस तरीके की होती है, किस किस तरीके के उसमें पेपर होते हैं, उसमें कैसे आपको लिखने की शैली आपको अपनी सुधारनी है, किस तरीके से लिखने की प्रैक्टिस करनी चाहिए, कैसे आईएएस में वो देखते हैं कि कैसे आपने एक लॉजिकल एनालिटिकल तरीके से आंसर लिखा है, तो वो सब आपका होना चाहिए। किस प्रकार आपको प्रिलिमिनरी के लिए अलग तरीके की तैयारी करनी है, मेन एग्जामिनेशन के लिए अलग तरीके की तैयारी करनी है, और पर्सनालिटी टेस्ट इंटरव्यू के लिए और अलग व्यक्तित्व आपका जो है वो सामने आता है इंटरव्यू में कि आप कितने विश्वास के साथ बोलते हैं, कितने विश्वास के साथ अपनी बात रखते हैं। और एक बैलेंस्ड अप्रोच होना बहुत ज़रूरी है सिविल सेवा में, चाहे वो रिटन एग्जामिनेशन हो चाहे इंटरव्यू हो, उसमें एग्जामिनर जरूर देखता है कि आप बैलेंस्ड है कि नहीं है, दूसरा आप कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ, डेमोक्रेसी की तरफ समर्पित है कि नहीं है। ये सब भावनाएं बहुत ज़रूरी हैं जो भी आईएएस सेवा में आए। एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल होता है कि पहले हिंदी को प्राथमिकता नहीं मिलती थी आईएएस में, अब जैसे हिंदी को प्राथमिकता मिल रही है, कितना अंतर आया है और कितना बेहतर है हिंदी भाषी लोगों के लिए आईएएस? हिंदी भाषा लोगों के लिए अब आईएएस का परीक्षा देना में आसान हो गया है काफ़ी, और हिंदी नहीं कई रीजनल भाषाओं को भी अब ले लिया गया है उसमें। तो अब जो पेपर्स हैं रिटन एग्जामिनेशन के या इंटरव्यू तक भी आप अपनी भाषा में दे सकते हैं। इससे क्या होता है कि वो जो अगर अंग्रेज़ी में बोलने में या लिखने में कोई हिचक किसी को थी, उसकी वजह से उसका सही व्यक्तित्व सामने नहीं आता था या सही उसकी नॉलेज जो है सामने नहीं आती थी, वो बात अब नहीं रह जाती, वो अपनी भाषा में अपनी बात को रख सकता है। थोड़ा सा यही है कि मैंने पाया कि अभी भी हिंदी भाषा में या रीजनल भाषाओं में उतना मटेरियल, स्टडी मटेरियल उतना उपलब्ध नहीं, मेरे ख्याल और मटेरियल इसका विकसित होना चाहिए जिससे उन लोगों को उपलब्ध हो जाए। नहीं तो वो थोड़ा बहुत हो जाता है कि अंग्रेज़ी में ज़्यादा मटेरियल उपलब्ध है तो उनको ज़्यादा बेहतर थोड़ा वो मिल जाती है सुविधा। ये विकसित देश और अपने भारत देश के जो सिविल सर्वेंट हैं, इसमें बेसिक क्या अंतर होता है? अब अंतर तो देखिए, अब उनका वहाँ पे मैंने उतना अनुभव तो नहीं किया कि उनके यहाँ किस तरीके से काम होता है, लेकिन ये है कि हमारे यहाँ सिविल सेवा का और उसका काफ़ी महत्व और जगहों से अधिक है। ये आप मानिए क्योंकि हमारे यहाँ थोड़ा सा डेवलपिंग सोसाइटी है हम लोग, और अभी कॉलोनियल उससे निकल के बाहर आए, तो जो हम लोगों ने अपना प्रशासनिक तंत्र रखा है उसमें काफ़ी हमने अधिकार प्रशासनिक तंत्र को भी दिए हैं। तो सिविल सेवा हो या ये सेवा के अधिकार हो, इसमें काफ़ी अधिक रोल इनका सोसाइटी में है, इम्पॉर्टेंट है। बाकी जगह तो प्राइवेट सेक्टर काफ़ी अहम भूमिका अपना लेता है, हमारे यहाँ भी प्राइवेट सेक्टर है, लेकिन साथ साथ गवर्नमेंट का या पब्लिक का रोल काफ़ी है अभी भी सोसाइटी में। इसलिए अवसर बहुत मिलते हैं यहाँ पे ज़्यादा काम करने के। लेकिन ये भी है कि लोगों ने ये भी बात, कई लोग मैंने पढ़ा है कई आर्टिकल्स में, ये लोग कहते हैं कि बाहर ब्यूरोक्रेसी जो है वो ज़्यादा सहज होती है, ज़्यादा सहूलियत के साथ आप काम कर देती है, जबकि यहाँ पे नियम इतने ज़्यादा बना देते हैं कि नियम में अधिकारी बन जाता है और दूसरे नागरिक को भी बांध देता है। तो ये बात भी कुछ हद तक सही है। हमने आईएएस जो पुराने सीनियर हैं उनकी बात कर ली, जो तैयारी कर उनकी बात कर ली, कुछ नए बच्चे जो बिल्कुल आईएएस बन के आए होंगे, जिनको लगता है कि हम ट्रेनिंग के लिए जा रहे हैं, फिर वो छोटे ज़िले चले जाते हैं, उनके लिए कोई विशेष मैसेज है? नहीं बिल्कुल, और छोटे ज़िले में ही उनको जाना चाहिए। मैं तो कहूँगा, मैं तो बल्कि एस चीफ सेक्रेटरी मैंने देखा था कि कई नए अधिकारी जो आते थे वो हमारे उत्तर प्रदेश में नोएडा ज़िला या आगरा ज़िला में कहते थे हमारी तैनाती कर दी जाए, तो मैं उनको नहीं करता था कभी। मैं उनको छोटे ही जनपदों में भेजता था कि वहाँ अगर आप बहराइच जाओगे, श्रावस्ती जाओगे, तो आप ज़्यादा समझोगे, क्योंकि आप जब तक ग्रामीण परिक्षेत्र में जाके काम नहीं करोगे, गरीबी को नज़दीक से नहीं देखोगे, वहाँ की समस्याओं को नहीं देखोगे, तब तक आपका विकास नहीं हो पाएगा और आपको वो प्रशासनिक अनुभव नहीं मिलेगा। तो मैं तो अधिकारियों से यही कहता हूँ कि इस चक्कर में ना पड़ा करें कि हमको अच्छे शहर की पोस्टिंग मिल जाए या हमको बहुत अच्छी पोस्टिंग मिल जाए जो कि अच्छी मानते हैं कई लोग, बल्कि जैसे मैं तो कहूँगा जैसे कृषि है या ये सब विभाग है, इसमें तो और अधिक काम करने का मौका, बजाय इसके कि उद्योग हो या शहरी विकास हो, इनके मुकाबले ग्रामीण विकास में, कृषि में और अधिक मौका है। लेकिन लोग उधर की तरफ ज़्यादा जाने की कोशिश करते हैं। तो ऐसा ना करते हुए ये जो ठोस विभाग हैं, ये वाकई जनता के से जुड़े हुए हैं, गरीबी दूर करने से जुड़े हुए हैं, इन तरफ जाने के लिए उनको अपना निसंकोच जाना चाहिए। आपसे बहुत दिलचस्प बातें हो रही हैं और बहुत लगता है बहुत समय चाहिए होगा, और आप बिजी हैं, इस समय आपकी किताब की लॉन्चिंग है। आखिरी सवाल, आखिरी एक तरह से सलाह मांगेंगे कि सबने आईएएसओ को सलाह दे दी, कोई विशेष सलाह राजनेताओं के लिए कि वो आईएएसओ को कैसे डील करें जिससे कि दोनों में सामंजस्य बना रहे, ये जनता के लिए बहुत भला होगा? देखिए, गाड़ी के दो पहियों की तरह हैं राजनेता और सिविल सर्विस। अगर दोनों पहिए साथ साथ चलेंगे तभी बदलाव आएगा, तभी परिवर्तन आएगा, तभी विकास हो पाएगा। राजनेताओं को भी ये ध्यान में रखना चाहिए कि ठीक है, सिविल सेवा का अधिकारी अगर हमको साथ में, हम उसको साथ लेके चलें, और उनका ये दायित्व है कि उससे बेहतर काम सिविल सर्विस के अधिकारी से वो ले सकें। इसके लिए उसको मोटिवेट करना, उसको प्रोत्साहन देना, उसकी सपोर्ट देना, ये उनका काम है, और उसकी सही सलाह को सुनना, समझना को ध्यान में रखना। तो अगर राजनेता उनको कोई गलत चीज़ करने का दबाव नहीं देंगे और गलत चीज़ के लिए नहीं वो करेंगे प्रेशराइज, तो अधिकारी भी अपना काम जो है वो सुचारू रूप से कर पाएगा। और जैसा मैंने कहा, जब दोनों एक ही इंटेंशन के साथ काम करेंगे तो बदलाव भी आएगा
और विकास भी होगा। तो ये थे उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्य सचिव आलोक रंजन जी, जिन्होंने बहुत शानदार किताब लिखी है जो बात करने से लग रहा है। उम्मीद है कि आप पढ़ेंगे और पसंद करेंगे। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में किसी और शख्स के साथ। तक लिए जय हिंद। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।